अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो पर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं द मिस्टिक लैंड की वीडियो है और उस वीडियो का टाइटल है। कारगिल वार स्टोरी नायक दजिंद्रा कुमार। तो लेट्स को देखते हैं कि कारगिल वार की क्या स्टोरी है। और बेसिकली कारगिल वार पाकिस्तान को बैक करना पड़ा था, फॉल बैक, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, जानी नुकसान, मतलब बहुत ज़्यादा लोग हमारे शहीद हुए थे। और उस टाइम पे अब पता नहीं क्या क्या हुआ था। अब स्टोरीज़ इंडिया की साइड से डिफरेंट स्टोरीज़ लिखी गई हैं बुक्स के अंदर, पाकिस्तान की साइड से डिफरेंट स्टोरीज़ लिखी गई हैं बुक्स के अंदर। लेकिन ये जिस टाइम पे वॉर हुई है उस टाइम के अभी तक लोग काफ़ी सारे, मतलब मोस्टली लोग ज़िंदा हैं जो कि अपने, जिन्होंने ये चीज़ देखी है वो अलग अलग कहानियाँ, हर बंदा अलग अलग कहानी सुना रहा है। तो लेट्स को देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या है। अगर आप लोगों का इस वीडियो से रिलेटेड या इस वॉर से रिलेटेड कोई भी ओपिनियन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। 1999 का कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ी गई 4 लड़ाइयों के बीच सबसे भीषण युद्ध के रूप में देखा जाता है। सर्द मौसम, बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ की चोटी पर बैठा दुश्मन और दुर्गम रास्ते। ये मंजर कुछ ऐसा था कि नर्क के दरवाजे से मोती चुनकर लाने हैं। एक चूक और मौत निश्चित। लेकिन भारतीय सेना के जवानों का साहस और जज्बा ऐसा कि दुश्मन उन्हें देख के ही डर जाए। कहने को हमारी सेना की हर टुकड़ी अपने आप में एक खास मुकाम रखती है, लेकिन जिस भारतीय बटालियन और जवान की बात आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे, उनकी हिम्मत और अच्छा, शौर्य को किसी एक देखकर बंदे की शायद कहानी है। आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। दोस्तों, कहा जाता है कि कारगिल की लड़ाई में भारतीय सेना रोज अपने सैनिक खो रही थी। इसके पीछे कई वजहें थी। वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस, दुर्गम पहाड़ी क्योंकि रास्ते, पाकिस्तान खाने की हाइट कमी पे और था। दुश्मन की लोकेशन। ऐसा ही कुछ था तोलोलिंग की पहाड़ी पर, जहां दुश्मन ऊपर पहाड़ की टोलोलिंग। चोटी पर ऐसी जगह बैठा था कि वो नीचे चल रही भारतीय फौज की आंखों में गोली से सीधा निशाना मार देता था। 15,000 फीट की ऊंचाई पर तोलोलिंग पहाड़ी पर कब्जा करने की 3 असफल कोशिशों के बाद 2 जून 1999 को आर्मी चीफ जनरल वीपी मलिक ने राजपुताना राइफल्स के साथ गुमरी में चर्चा की। उस समय तक 59 सिपाही अपने प्राण न्यौछावर कर चुके थे। जनरल मलिक ने राजपुताना राइफल्स के कमांडर से उनकी प्लानिंग की जानकारी ली। आर्मी चीफ को कोई प्लान सही नहीं लग रहा था कि तभी आखिरी लाइन में 30 साल का एक कमांडो उठ खड़ा हुआ। सब उसकी तरफ ओह। देखने लगे। उसने अपनी हिम्मत और साहस बटोर कर कहा, मैं नायक द्रिगेंद्र कुमार उर्फ कोबरा, इंडियन आर्मी का बेस्ट कमांडो हूँ। सर, मेरे पास जीत का एक अच्छा। तरीका है। जनरल ने कहा, बताओ। मेरे पास एक कमांडो ने तरीका कहा, है, बताओ। पहाड़ी जीत बिल्कुल का। सीधी बता है, हम वही कैसे रास्ता लाए। लेंगे जो दुश्मन ने लिया है। जनरल आश्चर्य में पड़ गए और कहा, उस रास्ते से बच के आना संभव नहीं है। दिगेंद्र ने जवाब दिया, मरना तो वैसे भी तय है, यह मुझ पर छोड़ दीजिए। कहते हैं दोस्तों, कारगिल जंग में सबसे महत्वपूर्ण काम तोलालिंग की चोटी पर कब्जा करना था। 2 राजपुताना राइफल्स को यह काम सौंपा गया। जनरल मलिक ने अपनी टुकड़ी से तोलालिंग पहाड़ी को दुश्मनों से फ्री करने की प्लानिंग की। दिगेंद्र ने कहा कि उन्हें 100 मीटर का रूसी रास्ता चाहिए जिसका वजन 6 किलो अच्छा। होता है और 10 टन वजन झेल सकता है, और इसके साथ ही रूसी कीलों की हाँ। भी जरूरत पड़ेगी जो चट्टानों में आसानी से ठोकी जा सकती है। रास्ता बहुत मुश्किल था, लेकिन दिगेंद्र कुमार उसे दूरबीन से अच्छी तरह जांच परख चुका था। उनके साथ इस कमांडो दस्ते में मेजर विवेक गुप्ता, सूबेदार भंवरलाल भाकर, नायक सुरेंद्र, नायक चमन सिंह, लॉन्स नायक बच्चू सिंह, सूबेदार सुरेंद्र सिंह राठौर, लॉन्स नायक जसवीर सिंह, सीएमएच जसवीर सिंह और हवलदार सुल्तान सिंह नरवारिया भी शामिल थे। इसके बाद ओह। दिगेंद्र कुमार, या फिर कहें कि कोबरा, 10 जून 1999 को शाम को अपने साथी और सामान के साथ आगे बढ़े। कारगिल घाटी में बर्फीली हवा, घना अंधेरा था, मुश्किल रास्ते और बार बार दुश्मन के गोलों के धमाकों से बिना डरे वे पहाड़ की सीधी चढ़ान पर बंधी रस्सी के सहारे चढ़ने लगे और अनजाने में वहां तक पहुंच गए जहां दुश्मन अपनी मशीन गन लगाए बैठा था। कीले ठोकते गए और रस्से को बांधते हुए 14 घंटे की मुश्किल चढ़ाई के बाद मंजिल पर आखिरकार पहुंच ही गए। वहीं दूसरी ओह। तरफ पाकिस्तानी सेना ने तोलालिंग पहाड़ी की चोटी पर 11 बंकर बना रखे थे। दिगेंद्र ने पहले बंकर उड़ान की हुंकार भरी और 9 सैनिकों ने बाकी के 9 बंकर उड़ाने की कसम खाई। 11वां बंकर ओह। भी दिगेंद्र ने ढेर करने का बीड़ा उठाया। वे पत्थरों को पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। जब अच्छा। दिगेंद्र पहला बंकर उड़ाने के लिए रात के अंधेरे में दुश्मन के बंकर में घुस गए थे, तभी इसकी भनक लगते ही दुश्मन ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अचानक उनका हाथ दुश्मन की मशीन गन की बैरल पर लगा, जो लगातार गोली फेंकते हुए काफी गर्म हो गया था। उस दौरान उन्हें 4 गोलियां लगी।
इसके अलावा 2 गोली उनकी AK-47 पर लगी थी जो हाथ से छूट गई थी। इन सब की जानकारी होने पर भी उन्होंने बैरल को निकालकर एक ही पल में हथगोला बंकर में सरका दिया जो जोर से धमाके से फटा। दिगेंद्र की तीर सही निशाने पर लगा था। इसी के साथ पहला बंकर ढेर हो गया था और धू धू करके आग उगलने लगा। वहीं पीछे से भारत के 250 कमांडो और आर्टिलरी टैंक लगातार गोलों की बौछार कर अपने होने के सबूत दे रहा था। कोबरा के साथियों ने भी जमकर फायरिंग की। इसके बाद उन्होंने ऑर्डर देकर नीचे से अपनी आग उगलती हुई तोपों का मुंह 1 मीटर ऊपर करवाया और आगे बढ़े ताकि दुश्मनों के और करीब पहुंचा जा सके। दिगेंद्र बुरी तरह चोटिल हो चुके थे। उनकी LMG भी हाथ से छूट गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हौसला मजबूत बनाए रखा। इसके बाद उन्होंने फर्स्ट एड कर बहते खून को रोका। पीछे देखा तो पता लगा कि उनके सभी साथी वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। अपने सभी साथियों को खो देने के बाद दिगेंद्र ने फिर हिम्मत की और बाकी के बंकरों में ग्रेनेड फेंके। ऐसा करके दिगेंद्र ने पूरे 11 बंकर तबाह कर दिए थे। इसके बाद सुबह अपने एक साथी की LMG बंदूक लेकर दिगेंद्र पहाड़ी वैसे इस बंदे पे फिर मूवी आनी चाहिए, अगर इस बंदे ने इतना ऐसा काम किया है तो। की ओर आगे बढ़े तब उन्हें रास्ते में पाकिस्तानी सेना के मेजर अनवर खान दिखाई दिए। वहीं पर दोनों का आमना सामना होने लगा तो दिगेंद्र LMG से एक ही गोली चला पाए थे। तभी अनवर खान ने उन पर अपनी पिस्तौल से गोली दाग दी जो दिगेंद्र के कमर के नीचे पांव में लगी। तभी उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी। इसके बाद अनवर ने दिगेंद्र के ऊपर झपट्टा मारा और दोनों लुढ़कते हुए काफी दूर चले गए। लेकिन दिगेंद्र ने उसका गला पकड़कर रखा हुआ था और अपना खंजर निकालकर झटके से उसकी गर्दन उखाड़ दी। 13 जून 1999 को सुबह के 4:30 बजे थे। तोला लिंक की चोटी पर तिरंगा लहराने लगा था। नायक दिगेंद्र अपनी इस जीत से ज्यादा खुश नहीं थे। वे अपने कई साथियों को खो देने के कारण अंदर से टूट चुके थे। इसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं और जब उनकी आंख खुली तो वे श्रीनगर के आर्मी हॉस्पिटल में थे। दिगेंद्र अपने कई इंटरव्यूज में अक्सर ये बताते हैं दोस्तों कि उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने कितने पाकिस्तानियों को मारा। इस बात का पता तब चला जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनसे अस्पताल में मिलने आए और उनकी पीठ थपथपाकर कहा कि वाह मेरे कलयुगी भीम बेटे, तुमने 48 को मारा है। 2 और मार देते तो हाफ सेंचुरी लग जाती। तुम अभी भी नॉट आउट हो। हालांकि इसके बाद दिगेंद्र कुमार का इलाज 2-3 साल तक चलता रहा और बाद में वे सेना के लिए अनफिट करार कर दिए जाने के बाद सेना से रिटायर हो गए। उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया। वहीं अगर दिगेंद्र की पूरी सैन्य जिंदगी पर नजर डालें तो उनके कई ऐसे कारनामे उठकर सामने आते हैं दोस्तों जो उन्हें दूसरों से कहीं अलग बना देते हैं। दिगेंद्र कुमार का जन्म राजस्थान के सीकर जिले गांव झालरा में शिवदान सिंह परसवाल के घर पर हुआ था। नायक दिगेंद्र कुमार का ताल्लुक भारतीय सेना की रेजिमेंट 2 राजपूताना राइफल से है। ये कोई पहला मौका नहीं था जब दिगेंद्र कुमार ने अपना पराक्रम दिखाया हो। 1993 में भी दिगेंद्र की सैनिक टुकड़ी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात थी। उस समय पहाड़ी इलाका होने और स्थानीय लोगों में उग्रवादियों की बेहतर पकड़ होने के कारण उग्रवादियों को पकड़ना मुश्किलों से भरा था। वहाँ पर एक आतंकी मजीद खान एक दिन उनके कंपनी कमांडर वीरेंद्र तेवतिया के पास आया और उसे धमकाया कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। जब बाद में कर्नल तेवतिया ने सारी बात दिगेंद्र को बताई, दिगेंद्र यह सुने एकदम से मजीद खान के पीछे दौड़े। वह सीधे पहाड़ी पर चढ़ा जबकि मजीद खान पहाड़ी के घुमावदार रास्ते से 300 मीटर आगे निकल गया था। दिगेंद्र ने चोटी पर पहुंचकर मजीद खान के ऊपर गोली चलाई। गोली से मजीद खान की पिस्टल दूर जाकर गिर गई। दिगेंद्र ने उस समय अपने साहस का परिचय देते हुए 3 गोलियां चलाकर मजीद खान को हमेशा के लिए सुला दिया था। इसके बाद दिगेंद्र ने उसे कंधे पर उठाया और उसकी लाश को कर्नल के सामने लाकर रख दिया। कुपवाड़ा में इस बहादुरी के कार्य के लिए दिगेंद्र कुमार को सेना मेडल दिया गया। वहीं ऐसे ही एक दूसरी घटना में जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की एक बड़ी मस्जिद हजरत बल दरगाह पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था और वहां हथियारों का जखीरा जमा कर लिया था। इसके तुरंत बाद भारतीय सेना ने वहां धावा बोला। दिगेंद्र कुमार और उनके साथियों ने बड़ी सोच समझ से ऑपरेशन को सफल बनाया। दिगेंद्र ने आतंकियों के कमांडर को मार गिराया था और 144 उग्रवादियों के हाथ ऊंचे करवाकर बंधक बना लिया था। इस सफलता पर 1994 में दिगेंद्र कुमार को बहादुरी के लिए सेना की तरफ से एक प्रशंसा पत्र से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद ऐसे ही एक और बहादुरी वाला वाक्य दिगेंद्र ने इससे पहले भी दिखाया था जब वो महज 18 साल के थे। असल में अक्टूबर 1987 में श्रीलंका में उग्रवादियों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना को मिशन सौंपा गया था और इस अभियान का नाम था ऑपरेशन पवन। जी हाँ दोस्तों, इस अभियान में दिगेंद्र कुमार बाकी दूसरे सैनिक साथियों के साथ एक तमिल मेजॉरिटी वाले एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे। तब 5 तमिल उग्रवादियों ने दिगेंद्र की पेट्रोलिंग पार्टी के 5 सैनिकों को खत्म कर दिया था और भागकर वहां के एक नेता के घर में जा छुपे थे। इसके बाद दिगेंद्र ने अपने बाकी साथियों के साथ
उन उग्रवादियों का पीछा भी किया और उस नेता के घर पर घेरा बना लिया। वहीं उस नेता ने बाहर आकर इसका विरोध किया। दिगेंद्र ने उसके बाद हवाई फायर किया तो अंदर से गोलियां चलने लगी। इसके तुरंत बाद उस नेता को गोली मार दी गई और बाकी के हवाई 5 फायर किया उग्रवादियों और को भी अंदर से ढेर कर गोलियां दिया चलने गया। लगे। ऐसा ही एक दूसरी घटना में भारतीय सेना के 36 सैनिकों को तमिल उग्रवादियों ने कैद कर लिया था। उन्हें छुड़ाना बहुत मुश्किल काम था। 10 पैराशूट रेजिमेंट के इन 36 सैनिकों को कैद में 72 घंटे हो चुके थे, लेकिन बचाव के लिए किसी भी अफसर के दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा था। अफसरों की कई बैठकें हुई और जनरल ने दिगेंद्र को बुलाकर उससे कोई प्लान बनाने को कहा। इसके बाद दिगेंद्र ने विरोधियों से नजर बचाकर नदी से तैरकर पहुंचने की प्लानिंग सुनाई और साहस कर दिगेंद्र ने इसके आगे चलने का मन बना लिया और अपने साथियों के लिए बिस्कुट पैकेट लिए जो करीबन 72 घंटे से भूखे थे। हिम्मत कर उन्होंने नदी में गोता लगाया और आगे पार हो गए। इस अभियान के दौरान ही एक ही दिन में दिगेंद्र ने आतंकियों को मार गिराया था दोस्तों। दुश्मन के अच्छा। गोला बारूद का ठिकाना नष्ट कर दिया और उनके कब्जे से पैरा ट्रूपर्स को छुड़ाया भी था। यह सब अचानक हुआ था जब वह अपने जनरल के साथ गाड़ी से जा रहे थे और रास्ते में पुल के नीचे से लिट्टी के कुछ आतंकियों ने जनरल की गाड़ी पर हैंड ग्रेनेड फेंका था। दिगेंद्र ने उसी ग्रेनेड को कैच किया और वापस आतंकियों की ओर उछाल दिया था। दिगेंद्र की हिम्मत देख बाकी कमांडो भी आग बरसाने लगे थे। थोड़े ही समय में 39 उग्रवादियों को ढेर कर दिया गया। ये उस वाला समय funny जनरल था, मैं कलकट बता ने रहा हूँ। दिगेंद्र को खुश होकर अपनी बाहों में भर लिया। उन्हें बहादुरी के मेडल से सम्मानित किया गया और यार वीडियो में तो काफी मतलब काफी Informative, इंटरेस्टिंग हाँ। थी। स्टोरी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो सारी बातें एक अलग, लेकिन वो जो लास्ट वाला था ना कि ग्रेनेड फेंका किसी की गाड़ी के ऊपर और उसने कैच किया और वापस फेंक दिया, यार ये कहीं सुनी सुनी भी लगती है थोड़ी बहुत कहानी। बाकी कारगिल वॉर से रिलेटेड अभी आप पूछ भी रही थी कि यार कौन जीता था वॉर, तो कारगिल वार का अभी ऐसे सीन है कि नुकसान दोनों का हुआ था, जानी नुकसान। उधर कोई ऐसी चीज़ थी नहीं कि जिसको हासिल करने के लिए दोनों के दोनों वहाँ पर हों। पाकिस्तान की बस हाइट थी, ये लोग नीचे से आए, कुछ लोग इनके भी मरे, कुछ हमारी तरफ से भी मरे। तो ये था कि दोनों तरफ से जानी नुकसान हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे इतना, जहाँ तक मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी है उसके हिसाब से पाकिस्तान का नुकसान ज़्यादा हुआ था उसमें, मतलब जानी नुकसान पाकिस्तान का ज़्यादा हुआ था। तो खैर वॉर्स वगैरह तो अब तो ख़त्म ही होगी। अब बस एलओसी पे दूसरी साइड से उधर से थोड़ी सी फायरिंग होती है, बस इधर से थोड़ी सी फायरिंग होती है, बस अभी मजाक चल रहा है। तो अब प्रॉपर ये आखिरी वॉर कारगिल ही थी, उसके बाद तो कोई इस तरह की वॉर हुई नहीं है। बस अगर उनका गलती से कोई बंदा इधर आ जाए तो, या कोई जहाज़ वगैरह आ जाए तो वो हम गिरा देते हैं ना। तो वो अभिनंदन को भी अभी हम लोगों ने कुछ अर्सा पहले तक मतलब हम लोग फिर मेहमान बनाते हैं फिर वापस भेज देते हैं। तो खैर अच्छा था जो बंदा, मतलब इस बंदे ने बहादुरी से काम किया, अपने मुल्क के लिए अच्छे से लड़ा। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस चीज़ से रिलेटेड, तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजिम बताना है। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय।